नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और आज हमारे साथ मौजूद है शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में जाना माना नाम गोवर्धन पाणिग्राही। इनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने विगत 40 साल शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ ही इन्हें राज्यपाल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए जाना जाता है। इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए करते हैं इनसे खास बातचीत। बहुत बहुत नमस्कार सर आपका, आप हमारे शो में आए। मैं कुछ बुनियादी सवाल आपके पास लेकर के आया हूं। भारत में हम देखते हैं कि शिक्षा में समानता नहीं है। बहुत सारे वर्ग में शिक्षा जो है कहीं पर कम दिखाई देती है, उसका जो लेवल है। जैसे कि आप देखिए कि कहीं पे आईसीएसई बोर्ड दिखता है, उसके बाद फिर हम जाते हैं सीबीएसई बोर्ड पे, उसके बाद राज्य सरकारों द्वारा संचालित बोर्ड्स हैं। तो ये फर्क क्यों है भारत में? भारत में समान शिक्षा बोर्ड क्यों नहीं है आज तक? इसका उत्तर मैं यह देना चाहता हूँ कि जो शिक्षा का स्तर है, जितने भी हमारे देश में राज्य हैं, उनके भाषाओं के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार अलग अलग अपने राज्यों में शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए, आगे विकास करने के लिए प्रयासरत तो हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उतनी रुचि पहले जैसे पुरातन में जैसे संत महात्माओं ने अपने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को उन्नति के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो काम किया, आजकल की परिस्थिति में वो चीज़ नहीं रह गई है। सनातन धर्म जो आज हमारे यहाँ विश्व में डंका बज रहा है, वो उस पर अमल करने के लिए लोग असमर्थ पा रहे हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा का जो अनुदान है, शिक्षा का जो कर्म है, वो पुरातन संस्कृति है। उस संस्कृति को हमको जीवंत रखना है। गोवर्धन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो शिक्षा का जो लेवल है वो आज बहुत कम हो गया है? हालांकि भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये गिरता ही नज़र आ रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सरकारें आई हैं, सरकारें बदली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुधार नहीं दिखता। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आप सरकारों को जिम्मेदार समझते हैं या जो हमारा प्रशासनिक अमला है उसको जिम्मेदार ज़्यादा समझते हैं? देखिए, ये जो जिम्मेदारी का सवाल है, इसमें जनता का भी, जो गार्जियन हैं, जो छात्र के माता पिता हैं, उन पर भी ये भरोसा रखा जाता है कि अपने बच्चों के तरक्की के लिए शासन से हमेशा संपर्क करना चाहिए कि अपने बच्चे की शिक्षा की का स्तर कैसा है, आगे क्या करना पड़ेगा। इन चीज़ों से वो वंचित रहते हैं, जिसके कारण कि तालमेल शिक्षा और भावकों में तालमेल नहीं हो पाता। जिस कारण से आजकल की जो शिक्षा है, नीति है, ऐसे तो शासन के द्वारा शिक्षा नीति बहुत आगे बढ़ चुका है, पर उसको जीवंत रखने के लिए अपने भावकों को, उनके परिवारों को हमेशा उसको सूचना देना चाहिए कि भी आप अपने बच्चों को आगे तरक्की के लिए आप हमेशा संघर्ष रहिए, हमेशा उनके शिक्षा पर आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये कल्पना साकार साबित होगा। जी गोवर्धन जी, जैसे कि देखिए धार्मिक शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? जैसे कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव हैं, वहां पे मदरसों में जो टीचर हैं उनका वेतन बढ़ाने की घोषणा वहां की राज्य सरकार ने की है। इस पर दो मतों में अब लोग जो है वो बंट गए हैं। कोई कह रहा है कि मदरसों का जो पोषण है वो सरकारों को नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि धार्मिक जो मजहबी जो शिक्षा है या धार्मिक जो शिक्षा है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, ताकि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सके। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जितने भी मजहब हैं, आजकल के राजनीति का जो स्तर जो बदल गया है कि सब अपने अपने स्वार्थवश अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अपने अपने समाज को, अपने अपने दूसरे ये उन्हें आकर्षित करते हैं। और आप देखिए ना, ये पिछले जब सालों में, आज से 8-10 सालों में, ये कभी किसी भी मदरसा में कोई वेतन का निर्धारण नहीं रहता था। और आजकल क्या है कि मदरसों के शिक्षकों का
वेतन निर्धारित कर दिया जा रहा है। ये जो स्थिति है आज क्यों पनप रही है कि आजकल राजनीतिकरण इतना आगे बढ़ गया है कि हम अब उसके हर राज्य में वो उसकी माने चर्चा हो रही है। अब ऐसा है, मदरसे हो चाहे शिक्षा विभाग हो, वो शिक्षा विभाग तो कहेंगे ही वो अपने लाभान्वित के लिए कि ये बहुत अच्छा है, शासन ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यदि पूरे स्तर को लेंगे, देखिए जितने भी अपने आपके शासकीय स्कूल हैं या गैर शासकीय स्कूल हैं, उन्हें भी उनका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एक ही जगह को लाभ मिले और बाकी को लाभ न मिले। तो ये आगे जा के ये शासन और संस्थाओं में एक प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। जी बिल्कुल। गोवर्धन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से मदरसे भारत में संचालित किए जाते हैं, क्या दूसरे जो धर्म के जो शिक्षक संस्थानें हैं, जैसे कि पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, तो क्या जिस लेवल पर मदरसे चलते हैं उसी लेवल पर क्या ईसाइयों के भी इस तरीके से शैक्षणिक स्थान होने चाहिए, और क्या गुरुकुल भी होने चाहिए, या तो फिर ये जो धार्मिक शिक्षा संस्थाएं जो हैं वो नहीं होने चाहिए, या फिर सबके होने चाहिए? आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, ये तो शासन के ऊपर निर्भर रहता है। शासन अब किस दृष्टिकोण से किस मजहब को, किस संस्थाओं को अपना मान्यता दे और उसको आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ाए, वो शासन के ऊपर निर्धारित होता है। वो किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्तिगत संस्था को डायरेक्टली वो अपना संदेश नहीं पहुंचा सकता। ये क्या कि शासन के निर्धारण ये सब आगे शिक्षा की नीति अपनाई जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 2020 में जो नई शिक्षा नीति लाई गई, जिसमें बुनियादी व्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा चेंजेस किया जाएगा, हालांकि सभी सरकारों ने अभी तक उसको अपनाया नहीं है, धीरे धीरे अब ये काम चल रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उसमें कुछ इंटर्नशिप जैसे विषय भी हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को दिया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति को आप कैसे देखते हैं? ये सुधार की तरफ एक हमारा कदम है, या फिर चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जैसी चलती आ रही हैं? नहीं, सुधार तो हो रहा है, इसमें दो मत नहीं है। शिक्षा में सुधार तो हो रहा है, पर सुधार होने के अलावा कि समाज में उसका सहयोग कम है, लोगों का सहयोग उसमें कम महसूस हो रहा है। ऐसा तो शिक्षा का सुधार आगे की अपेक्षा, मैंने पिछले वर्षों की अपेक्षा, पिछले सालों की अपेक्षा इस समय कुछ शिक्षा का स्तर ऊंचा उठा है। देश में शिक्षा जगत आगे तरक्की कर रहा है। विदेशों में भी हमारे भारत वर्ष का नाम है शिक्षा की प्रगति पर। हमारे दूसरे देशों में भी इसका नाम की चर्चा है। गोवर्धन जी, अगर भारत की शिक्षा अगर विदेशों में इतनी विख्यात है, तो फिर मेडिकल के लिए हमारे जो छात्र हैं वो बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं? बाहर जाकर के मेडिकल शिक्षा क्यों प्राप्त करते हैं? क्या इसका कारण सिर्फ यही है कि वहां पे जो शिक्षा है मेडिकल की, वो उसका खर्च कम आ जाता है? उसका कारण ये है कि क्या है, हमारे देश अधिकांश लोग ये सब सोचते हैं कि हम यदि दूसरे देश से यदि शिक्षा ग्रहण करके आएँ तो हमें देश में क्या दूसरे देश में हमको मान्यता अधिक मिलेगी, जल्दी से नौकरी मिलेगी और हम अपने ऊंचाई को आगे बढ़ा सकते हैं। ये दृष्टिकोण है कि अपने देश में भी मेडिकल और साइंस और वैज्ञानिक की सब चीज़ है। इसके अलावा उनकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सोच यही है कि हम यदि बाहर देश में जाएं तो क्या है कि उसकी सर्टिफिकेट हमारे पास आ रहेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, हमें बड़े बड़े स्थानों में हमको कार्य करने का मौका मिलेगा। परंतु भारत में ये स्थिति नहीं है कि दूसरे देश के यहाँ आकर उतने कामयाबी बन सकते हैं। बाहर से वो शिक्षा ग्रहण करने आने से भारत में उसकी इज्जत और बढ़ जाती है। कहते हैं कि अरे वो तो अमेरिका से पढ़ के आया है, वो रूस से पढ़ के आया है। इस प्रकार के जो मनोवृत्ति है वो हमारे देश में
अब लोग छात्रों पर वो जो दृष्टि 50,000 में आगे सबसे आगे है। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 140 करोड़ का देश है, लेकिन जब मैं एमबीबीएस की सीट की बात करता हूं या आईआईटी की सीट की बात करता हूं, एनआईटी की बात करता हूं, एम्स की बात करता हूं, आईआईएम की बात करता हूं, तो जो हमारा जनसंख्या अनुपात है उसके हिसाब से सीट्स इतनी कम क्यों है, जबकि सरकार को पता है कि अगर सीट्स कम होगी तो हमारे जो बच्चे हैं वो विदेशों में भागेंगे। उसके बाद भी हमारे देश में सीट्स की बढ़ोतरी क्यों नहीं होती और मजबूर होकर के हमारे बच्चों को दूसरे देशों में जाना पड़ता है? उसकी स्थिति ये है कि हमारे देश में कि जो विकास की गति जो माने कि मन आर्थिक की स्थिति कमज़ोर है। हमारे देश में प्रायः 30% 40% विकास की गति कम है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति के अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। जी जी जहाँ तक मेरा अनुमान है। जी देखिए कि अभी गुजरात सरकार ने यह फैसला लिया है कि 6वीं से लेकर 8वीं तक का जो पाठ्यक्रम होगा उसमें भगवत गीता की पढ़ाई की जाएगी। किस तरीके से आप देखते हैं? ये क्या है कि आगे क्या कि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है कि राजनीतिकरण का राजनीतिकरण इतना विस्तार हो चुका है, सब अपने राष्ट्रीय सनातन धर्म और अपना अपना अलग धर्म को आगे उठा रहे हैं, आगे विकास की पथ पर ले। ये हमारा धर्म ऐसा करता है, आपका धर्म ऐसा करता है। तो क्या है कि उन जो शिक्षा बालकों की जो शिक्षा प्रणाली है वो हर राज्य ये सोचता है कि पुस्तकों में कुछ भक्ति मार्ग और ईश्वरीय ज्ञान का यदि लोगों को उसकी शिक्षा दी जाए तो आगे चलकर वे अच्छे कामों में आगे बढ़ेंगे और अपनी तरक्की का रास्ता प्रशस्त करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि सोशल मीडिया जो है आज घर घर तक पहुंच गया है। 5वीं का बच्चा हो, 6वीं का बच्चा हो, 4थी का बच्चा हो, आज उसके हाथ में कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है, या पिताजी का हो या माता का हो, फोन आ जाता है। तो जब हम ये इंस्टाग्राम जब हम स्क्रॉल करते हैं तो उसमें हमको रील्स देखने को मिलती है कि आजकल जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, इनके जो कार्यक्रमों में बॉलीवुड से जुड़े हुए नृत्य किए जाते हैं। मतलब जो हमारे पारंपरिक जो नृत्य हैं वो नहीं होता है, अब इसको एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया गया है। जैसे एनुअल फंक्शन की बात हो या अन्य तरीके के और जो आयोजन होते हैं उसमें बॉलीवुड के गानों पर नाचते हैं बच्चे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इसकी आलोचना जो है एक धड़ा बहुत मुखर होकर के इसकी आलोचना करता है कि स्कूल में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्कूल्स में तो कराटे होना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए। आप इसको किस प्रकाश डालिए जरा। देखिए, आज की ये शिक्षा प्रणाली में क्या हमारे दो मशीनरी नए नए प्रकार के विकास में, जैसे मोबाइल। आप मोबाइल का देखिए, 5 साल का बच्चा क्या 2 साल का बच्चा का मोबाइल लेके अपना समय बिताता है। माता पिता भी उसे रोकने की चेष्टा नहीं करते, और वो बाहरी दृश्यों को मजा लेने के लिए वो हमेशा अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ तक हमको ये देखना चाहिए, पालकों को ये ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा सबसे माने आगे बढ़ने के लिए उसकी तरक्की होती है, पर वो बच्चा अपने आजकल की परिस्थिति के अनुसार आप किसी के घर में जाइए, बिना मोबाइल के उसका काम रुक जाता है। हमेशा जब देखो मोबाइल पकड़ता, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, चाहे अपने मित्र से बात करना हो चाहे परिस्थिति से बात करना है, तो वो अपने आनंद के लिए वो अपना सर्वस्व उसी में लग जाता है, जिसके कारण आगे की उसकी तरक्की रुक जाती है। गोवर्धन जी, 75 साल अब भारत को आज़ाद हुए हो गए हैं। हम अगर पुणे विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो उसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। अगर आप गूगल करें तो आपको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा पुणे विश्वविद्यालय के नाम के आगे में। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत में ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड जैसी जो
विश्व लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आज तक हमारे यहाँ पास क्यों नहीं बन पाई हैं, जबकि 75 साल हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम इतने आईआईटीज बना रहे हैं, इतने एम्स बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक ऐसा विश्वविद्यालय क्यों नहीं है जिसकी पुकार पूरे देश में हो कि भाई भारत में ये विश्वविद्यालय है। हम क्यों दूसरे विश्वविद्यालयों के नाम क्यों रख रहे हैं कि पुणे विश्वविद्यालय जो है वो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट क्यों है? पुणे विश्वविद्यालय का जो नाम है वो भारत में लंदन में क्यों नहीं गूंज रहा है, वो अमेरिका में क्यों नहीं गूंज रहा है, न्यूयॉर्क में वो क्यों नहीं गूंज रहा है? हमारे पास कोई ऐसी विश्व लेवल की जो शिक्षक संस्था है वो क्यों नहीं है आज तक? उसका एक कारण है, क्या है कि जो शिक्षा नीति है, अब बाहर की जो शिक्षा नीति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कि बाहर विदेशों की शिक्षा नीति और हमारी शिक्षा नीति ये क्या है कि आपस में जो जैसा बैठ के बड़े बड़े शिक्षाविदों को बैठकर उसका एक निर्धारण निकालना चाहिए कि भाई हमारे भारत में कि जो आपके विदेशों की शिक्षा और हमारे भारत की शिक्षा में हम क्या और उसमें बढ़ें, तरक्की करने की सब हमारे जितने भी विदेश हैं, भारत के लोग हैं, सब एकाकार होके उसको उन शिक्षा के स्तर को पूरे संसार में, पूरे देश में उसको लागू करें, ताकि हमारा भारत क्या विदेशों में भी विदेशों की जैसे शिक्षा चल रही है, हमारे भारत में जैसे शिक्षा चल रही है, उसका जो अनुमान है वो अनुमान को निर्धारण कौन करेगा? शासन। शासन को चाहिए कि हमारे शिक्षा का स्तर को हम किस ढंग से वैज्ञानिक आगे बढ़ाएंगे, वैज्ञानिकों को कैसे हमको उनको प्रेरित करेंगे ताकि हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और अब विदेशों से हमारा शिक्षा का स्तर की तरक्की का वो लाभ उठाएं। गोवर्धन जी, जब मैं ये सुनता हूं, कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं हमारे पास में कि जो बड़े स्कूल्स हैं, जो स्कूल माफिया भी जिसको एक शब्द में बोला जाता है, बड़ी आलोचना होती है कि जिस तरीके से साल दर साल महंगाई भारत में बढ़ रही है, जितनी भी प्रतिशत हो उससे ज्यादा बढ़ोतरी स्कूल की फीस में हो रही है हर साल। ठीक है, जो मिडिल क्लास आदमी है वो चाहता तो है कि मेरा बच्चा जो है वो बड़े वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़े, और वो स्कूल्स जो हैं वो अब 5 स्टार होटल्स के जैसे दिखने लगे हैं। आप अगर बंबई जाएं, आप दिल्ली जाएं तो वैसे ही स्कूल्स हैं, और लेकिन उनका जो फीस है वो खुद ही रेगुलेट करते हैं। इसमें जो आम आदमी जो है, मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने बच्चे को नहीं भेज पा रहा है, और यदि भेज रहा है तो अपना पेट काट करके उसको भेजना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज्ड एक स्कीम बननी चाहिए, एक योजना बननी चाहिए कि आप इतने रुपए से ज्यादा फीस नहीं रख सकते, स्कूल कोई भी हो? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आजकल हमारे देश में अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयासरत हैं, परंतु क्या है कि आजकल की हमारे देश में जो महंगाई बढ़ गई है, वो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा बिल्कुल माने 90-95% पढ़ने वाला छात्र वो आगे पढ़ने के लिए प्रयास रहता है, लेकिन उसकी क्षमता नहीं होती कि मैं आगे बड़े स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण कर सकूँ। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर बन गई है कि वो आगे पढ़ने के लिए रुकने, जिसके कारण कि हमारा शिक्षा का स्तर गरीब लोग हो चाहे मध्यम श्रेणी के लोग हो वो पिछड़ जाते हैं, और आगे जो अमीर लोग हैं और बाकी जो आगे बढ़ने के लिए वो आगे चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारी ऐसे तो हर क्षेत्र में आपके खेती में ले लीजिए, व्यापार में ले लीजिए, और जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन में जो कार्य प्रणाली है वो हमारे यहाँ पिछड़ा हुआ है। कार्य प्रणाली ठीक से व्यवस्थित नहीं है, जिसके कारण कि महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई की वजह से ये सब परेशानी हमको झेलना पड़ रहा है। जी गोवर्धन जी, जब मैं प्रशासनिक सेवाओं की ओर देखता हूं तो प्रशासनिक सेवा में बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हमारे जो युवा हैं वो प्रशासनिक
सेवा में आना चाहते हैं, जिसके लिए वो साल दर साल पढ़ाई करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कई लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 साल तक उसी चीज की पढ़ाई करते रहते हैं। आप ये जो पागलपन है, मैं क्योंकि इसको पागलपन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें हमने देखा है कि युवाओं की जिंदगी जो है वो तबाह हो जाती है। उसके बाद 10 साल 12 साल के बाद वो कुछ करने योग्य रह नहीं पाते और फिर वो कोसते हैं कि ये जो शिक्षा पद्धति है वो इस तरीके की है कि आज देखिए हम बर्बाद हो गए। आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके पास कोई मूल मंत्र है जो आप बताना चाहेंगे कि भाई किसी को सिर्फ 2 साल ही ट्राई करना चाहिए या 3 साल ही ट्राई करना चाहिए, या जितना उसको सरकार जितना छूट दे रही है वहां तक वो जाए, और किस तरीके से आप देखते हैं इसको? ये अपने स्वयं के विचार के अनुसार, विवेक के अनुसार ये सब, ये अब आपने जो अभी इस स्थिति पर कहा कि ये क्या है, अपने विचारों पर ये निर्धारित होता है। हमारे देश में ये क्या है कि विचार जो है वो सर्वमान्य के अनुसार वो आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए प्रयास रहते हैं, परंतु माने इतना संघर्ष झेलना पड़ता है शासन के विवाद से, लोगों के विवाद से, राजनीतिकरण से, जिसके कारण कि उनका जो दिमाग है, उनका जो मस्तिष्क है, वो उस विचारों से तालमेल नहीं बन पाता, जिसके कारण कि वो पिछड़ जाते हैं और आगे की तरक्की के लिए वो वंचित हो जाते हैं। तो ये थे गोवर्धन पाणिग्राही, और हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोचते हैं कि दर्शकों को तमाम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कई सारे सवालों के जवाब आज मिल गए होंगे। हम सर का एक और बार धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार हमारे साथ जुड़ने के लिए।